चलाया है और भाजपा ने सरकार चलाई है, मैं इसको डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर बहुत सारी जिनको आजकल लाभार्थी के नाम से जाना जाता है वो योजनाएं, मतलब लोग बस बताते हैं कि 3 करोड़ शायद घर वर बना के दिए हैं, 4 आदमी की फैमिली अगर आप मान लीजिए तो 12-13 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हैं। तो काम भी किया है बीजेपी ने, शायद इसलिए वो साध पा रहे हैं। बाकी लोग, मैंने इसीलिए दुबे जी से सवाल पूछा था कि उनके वो स्वाभाविक सपोर्टर क्यों नहीं है, क्या खाली लिप सर्विस हो रही थी इसलिए नहीं है? जी नहीं, देखिए, एक तो बहुत लंबे समय से जो ये मैसेजिंग होती रही और जिसका दुबे जी ने, अभय जी ने भी जिक्र किया कि एंटी ब्राह्मण रिटोरिक चलाया गया और ये कहा गया कि वो केवल आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो पार्टियां थी जो दलितों के साथ, जो ओबीसीज के साथ, वो ये चाहती नहीं थी कि वो उस साइड चले जाए, तो वो रिटोरिक चलता रहा उसकी वजह से। लेकिन जब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, आज 27 करोड़ लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के, आप 12 करोड़ की बात कर रहे हैं, 27 हाउसिंग, केवल हाउसिंग की बात और इतना बड़ा जो, हाँ हाउसिंग, हाँ तो वो हाउसिंग की बात है, लेकिन मैं कुल मिलाकर बात कर रहा हूँ कि वो लगातार हुआ है। और मैं एक शब्द पर थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ कि जो बात हुई कि सामाजिक विडंबना की बात है, मैं इसे विडंबना नहीं कहता। विडंबना तो ये थी कि वो जातियां, वो पार्टियां जो दलितों और पिछड़ों की बात कर रही थी, वो केवल एक खास ग्रुप को फायदा पहुंचा रही थी। जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 97% जॉब्स जो है 25% जातियों को मिले हैं और 25% जो जॉब्स हैं वो केवल 10 जातियों को मिले हैं। तो इसका मतलब वो केवल ना अपने का विस्तार तो कर रही थी दलितों और पिछड़ों के नाम पर, लेकिन कुछ खास समूहों, कुछ खास जातियों को पहुंचा रही थी। तो सामाजिक विडंबना तो वो थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस सामाजिक विडंबना को तोड़ा और उसे एक्सपोज किया कि नहीं, यही नहीं है पिछड़े लोग, 10 जातियां ही नहीं है ना। आज उत्तर प्रदेश में भी एमबीसी और उनको देखें तो 233 जातियों में से 234 जातियां हैं वहां पर ओबीसी की, उसमें से 150 जातियां एमबीसी और वो हैं पिछड़ा जाति है, अति पिछड़ा जाति है। तो वो जो 150 जातियां थी उन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप 10 पर रहे। तो सामाजिक विडंबना तो वो थी। अमित शाह ने, संघ ने और मोदी ने मिलकर इस विडंबना को खत्म करने की कोशिश की और लगातार इस पर काम किया। योजनाओं का, विश्वकर्मा ही नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें इस पर फोकस किया गया है। और जाति की बात, जैसे गोलवलकर का जिक्र किया, मैं बताऊं 74 में पुणे में एक बहुत बड़ी व्याख्यानमाला होती है, वसंत व्याख्यानमाला। उसमें बाला साहब देवरस ने कहा कि अगर छुआछूत को कोई पाप नहीं समझता तो जिंदगी में कोई और पाप नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनका ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कोई नया नहीं है। और आरएसएस की शाखाओं में तो आप जानते हैं कि वहां पर भले ही हम लोग रोज कहते रहे कि सरसंघ चालक जो है ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन पूरे संघ में कोई कास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट, ये इसको लेके आते हैं। मतलब वो नीचे तक, जैसे जो रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि उसके अंदर की जो फाइंडिंग्स है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो अभी दुबे जी आपने भी कहा ना कि एंटी ब्राह्मणिकल रेटरिक चलता था, वो नीचे भी परसिस्ट करता है थॉट प्रोसेस के लेवल पर और प्रैक्टिस के लेवल पे शायद, क्योंकि फिर वो 9 लोग ही क्यों फायदा उठा रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन जी, दो जाता हूँ दोबारा राउंड में, ये जो मंडल और कमंडल की बात चल रही है यहाँ पे, जातियों को साधने की और साथ ही हिंदुत्व के बड़े अम्ब्रेला के तहत बीजेपी साधने में एकदम सक्षम दिख रही है आपको? नीरज जी, मुझे लगता है कि अब इस पर तो कोई बहस रह ही नहीं गई। क्यों, उधर भी तो पीडीए बन रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस पर बहस अगर होती तो आज ये पीडीए चिल्लाने की जरूरत न पड़ती। किसी पिछड़े नेता को आज तक चिल्लाने की जरूरत पड़ी क्या? मुझे याद करके बताइए कोई पिछड़ा नेता हो जो चिल्ला रहा हो कि नहीं पिछड़ों को एक करना है, पिछड़ों को एक करना है। ये भारतीय राजनीति में कभी हुआ नहीं। और अभी चूंकि संघ को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने बहुत, जिसको कहें कि साजिशी तरीके से, बहुत सटल वे में इतना झूठ फैलाया, बार बार कहा ये विरोधी हैं, ये पिछड़ों के विरोधी हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये जातियों में ये गड़बड़ करते हैं। और आज जो अभय दुबे जी ने एक बात कही ना, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह कि ब्राह्मण का वाद का विरोध करते करते अब बताइए कौन सा ब्राह्मण है जो लालू यादव के सामने खड़ा हो जाएगा बिहार? कौन सा ब्राह्मण है जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता है? कौन सा ब्राह्मण है जो स्टालिन से बड़ा नेता है? कौन सा ब्राह्मण है जो शरद पवार से बड़ा नेता है? कौन सा ब्राह्मण है जो मायावती से बड़ा नेता था जब वो मुख्यमंत्री थी?
कौन सा ब्राह्मण है जो देश के 70% राज्यों में राजनीति कर रहा हो और उससे बड़ा कोई नेता पिछड़ी जाति का या दलित जाति का ना हो? इसलिए जब आप वो रटंत विद्या करते हैं, जब कांग्रेस के शासन काल में, और स्वाभाविक था, एक जिसको कहते हैं, हम ये सब जानते हैं कि समाज में बहुत से लोगों को उस तरह से शिक्षा के तौर पर, समाज में भागीदारी के तौर पर नहीं मिला। और आपने जो एक बात कही, आपने वो लाइटर नोट पे कहा, मैं उसको सीरियस कर देता हूं। ये सही है कि चूंकि जब सरकारी नौकरियां और उसके बाद जो पत्रकारिता में ब्राह्मण सबसे ज्यादा आए, पढ़े लिखे चले आए इधर, और उसका एक कारण यह भी था कि शायद जिसको हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ कहते हैं कि कुछ पढ़ाई लिखाई में जाना है या उस तरफ जाना है, एक समय तक वो लोग बहुत ठेके पट्टे में, शराब की दुकान में और माइनिंग के ठेके में नहीं आते थे, बालू के ठेके में भी नहीं आते थे। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो जातीय संरचना और उससे जुड़े काम क्या थे। भारतीय जनता पार्टी और संघ को समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघचालक संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार से लेकर गोलवलकर जी, देवरस जी, रज्जू भैया, सुदर्शन जी और अभी मोहन भागवत जी, आप किसी के मुंह से कभी एक जातीय टिप्पणी दिखा दें और दुर्भाग्य से उनको सामाजिक न्याय का नेता कहा जाता है, जो दूसरी जाति के खिलाफ जहर फैलाते। अभी के भी जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, उन्होंने 3 वर्ष पहले की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कहा, एक कुआं, एक श्मशान, एक मंदिर। उन्होंने कहा अगर ये नहीं हम कर सकते हैं तो हिंदू एकता की बात करना ये व्यर्थ है। और उसके आगे की मैं बात करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले कहते हैं कि अगर कोई किसी वजह से कुछ गड़बड़ कर गया हो, यहां तक कि गौमांस भी गलती से खा गया हो, तो उसको वापस लेना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण गोपाल कहते हैं कि अगर पाकिस्तान मुसीबत में है तो उसे कुछ गेहूं, कुछ चावल दे देना चाहिए, भले दुश्मन मुल्क है तो हमारा। तो मैं हिंदू से लेकर मुसलमान तक की बात कर रहा हूं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है। अब एक लाइन और जोड़ के अपनी बात खत्म करता हूं। जब मुलायम सिंह यादव बड़े नेता होते हैं, लालू प्रसाद यादव बड़े नेता होते हैं, मायावती बड़ी नेता होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आदमी बनाते हैं। बड़ी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ठेके पट्टे, कुछ परिवार, कुछ दबंग जो लठ लेकर खड़े होकर वोट डलवा देंगे। और एक समय में सब जानते हैं, अभय जी तो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, 40-50 लोग एक समय में ग्राम प्रधान और पंचायत समिति से लेकर और सांसद तक हुआ करते थे मुलायम सिंह जी के घर में। अरे अभी कुछ समय पहले तक थे भाई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कहा भैया कोई आदमी हमें नहीं बनाना है, हर जाति के आदमी को हम हिस्सा दे देंगे, हर जाति के आदमी को हम रास्ता बता देंगे, हर जाति के आदमी को एम्पावरमेंट में नीति की तरह, हमारी नीति की वजह से दिक्कत ना हो ये कर देंगे, और हर जिले में हर जाति का एक नेता खड़ा कर देंगे। अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सपा में आप जरा जिलाध्यक्षों को उठा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को उठा लीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सचमुच हिंदू राजनीति है, कोई बंटवारा नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, और उनकी राजनीति में किसी न किसी विरोध की, द्वेष की राजनीति। राहुल वर्मा जी, ओबीसी पर सब लोग नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में खूब आदमी रखे, यूपी सरकार में आप अभी भी हमारे ख्याल में 22 मंत्री हैं 55 में से, केंद्र में आप देखिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, तो इसको इनकार कोई कर नहीं सकता, जो कि समाज की सच्चाई है। तो 24 के मद्देनजर इसको सबसे अच्छे से कौन क्यूरेट कर रहा है अपने पक्ष में? मैं नीरज जी कुछ 2-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली तो ये जो हमने ओबीसी वाली डिबेट जो हम कर रहे हैं, वो लार्जली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक डिबेट कर रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारत में बैकवर्ड कास्ट की राजनीति देखेंगे, वहां पे अभी बहुत ही अलग ढंग की राजनीति है, जहां पे जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे आप कर्नाटक में जाएं तो जेडीएस और कांग्रेस है, आप आंध्रा में जाएं
तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ओबीसी पॉलिटिक्स की, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्सेसफुल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला बनाया, जिसमें वो मंडल और कमंडल को साथ में लाने में सफल हुए 14 और 19 के चुनाव में। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है अभी, वो 1990 के बाद की सफलता है, और खास तौर से ये 2014 और 19 की सफलता है। तो ऐसा इसको ना प्रस्तुत किया जाए कि हमेशा से ऐसा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी कमंडल और मंडल को साथ लेकर चल रही थी और हमेशा साथ लेकर चलती रहेगी। राजनीति में सब ऊपर नीचे आता जाता रहता है, और जिसको आप कह रहे थे कि वो मंडल 1 था और ये मंडल 2 है, और इसे हम एक गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से कि हम मंडल पॉलिटिक्स को सिर्फ ओबीसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के देख ले रहे हैं। मंडल पॉलिटिक्स को अगर आप थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली विस्तार रूप देंगे तो वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी, जो 1990 में जब शुरू हुई थी, वो सेकेंड फेज था, और वो सिर्फ ओबीसी से रिलेटेड नहीं था। उसी समय आप कांशीराम और बसपा का भी उभार देखते हैं। तो एक तरह से पहली बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स का उभार 60 और 70 के दशक में हो चुका था, जब आपको नॉर्थ इंडिया में लोकदल और ऐसी पार्टियां आई थी। फिर दूसरा आपको उभार दिखा था जो 1990 का दशक था, और आपने पूरे नॉर्थ इंडिया में देखा कि काफी जगहों पे ये पार्टियां मजबूत हो चुकी हैं, और साउथ इंडिया में पहले ही ये सिलसिला चल रहा था। उसी समय 1990 के दशक में अगर आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे गोविंदाचार्य, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिया था, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी नहीं बन सकती है, अपने अपर कास्ट बेस से आगे नहीं बढ़ सकती है, अगर उसने ओबीसीज और दलित्स को अपने साथ लाने में सफल नहीं हुए। तो आप उस फॉर्मूले का आपने जो जिक्र किया, कल्याण सिंह आते हैं, उमा भारती आती हैं, इस तरह के कई नेता नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी 1990 के दशक में आगे करती है, जो उन्हें मदद करता है कि 90s के बाद जब 2000s में वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तीसरी बात, हम जस्टिस रोहिणी कमीशन के जो डेटा को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और हम इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे सिर्फ ये कुछ ही ओबीसीज के अंदर या दलित्स के अंदर रिजर्वेशन को प्रॉब्लम है। आप अगर इसको ध्यान से सोचेंगे कभी बैठकर, तो बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि कास्ट जो सिस्टम है इंडिया में, वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कास्ट को हम हायरार्की अरेंज करेंगे, तो जो कास्ट जिस भी ग्रुप में सबसे ज्यादा ऊपर है, अगर आप अपर कास्ट में, द्विजा कास्ट में भी देखेंगे, तो कुछ कास्ट के पास ही सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, और वही चीजें हमेशा से पावर और पॉलिटिक्स की कहानी है, रिप्रेजेंटेशन की कहानी है। और ये बात सही है, आप इसमें अभय जी, विजय जी और हर्ष जी ने सही बात कही है कि 90s के दशक में जो पॉलिटिक्स उभरी, जो उसके बड़े नेता या जो बड़ी पार्टियां थी, उन्होंने कुछ किया, पर वो सारे ग्रुप्स तक अपनी पॉलिटिक्स को नहीं ले जा पाए, उनको पूरी तरह से भागीदारी नहीं दे पाए, और वो छिटक के अब अपने लिए नए रास्ते तलाश रही हैं। तो ये तीसरा दौर सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स का है, इसमें एस्पिरेशन की भी कहानी आ गई है, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो एक नीतियां हैं, जिसमें वो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को साथ में लेकर इन ग्रुप्स को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई परमानेंट पॉलिटिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है जो आज शुरू हो रहा है वो 2050 में भी चलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जीरो सम गेम होता है। आखिर में अगर आप किसी को साथ लाएंगे तो कोई नाराज भी होगा कि आप कितने लोगों को ये हिस्सा बांट रहे हैं, और नाराजगी जो है, राहुल जी एक छोटा सवाल जोड़ दें इसमें, नाराजगी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर नाराजगी मुझे नहीं लगता 2050 में जातीय प्राइड की वजह से कोई नाराज होगा कि मैं वाजपेयी हूं इसलिए मेरे को दुबे जी से खुन्नस है, ऐसा नहीं होगा। कारण दूसरे हो सकते हैं, मैं वैचारिक रूप से दुबे जी से असहमत हो सकता हूं। तो जो ओबीसी के बीच में जो इस समय डिवीजन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, शायद वो बदलेगी, मैं ख्याल में ये सवाल है मेरा। जी, ये पॉलिटिक्स का नेचर है कि ये जीरो सम गेम नहीं है। एक समय जब 1950 और 60 की कांग्रेस की राजनीति देखेंगे, उसे क्यों हम अम्ब्रेला पार्टी कहते थे? क्योंकि उसमें सारी जातियां कांग्रेस पार्टी को वोट करती थी, लगभग 44 से 50%। सर अब आंकड़ों पे बहस बाद में कर लेंगे। कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी थियोरेटिकली इसीलिए क्या कहा जाता था, क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी वोट करते थे, और हिंदुओं के सारे ग्रुप वोट करते थे। ओबीसी का प्रतिशत शायद कम रहा होगा,
पर 60 और 70 के दशक में जब कांग्रेस, ये जातियां क्यों धीरे धीरे कांग्रेस से छिटकने लगती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको एस्पिरेशनल, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं फाइनली कि भारतीय जनता पार्टी एक अपनी राजनीति के तहत और एक वो कई उसमें चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति में नेगेटिव नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं राजनीति को पॉजिटिव सेंस में लेते हुए वो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस तरह से वो लाने में सफल भी हुए हैं। 14 और 19 में ये ओबीसी 24 में फायदा होगा, 24 में होगा फायदा शायद हो, मतलब पर ये बहुत आसान नहीं होगा कि आपने जो 19 में जो आपके पास मुकाम हासिल करा है नॉर्थ इंडिया में, उसको रिपीट कर पाना। क्यों छिटक जाएगा वो बताइए। क्यों छिटक जाएगा? क्योंकि पॉलिटिक्स अगर अपने अब मैं बता रहा हूं, आपने साउथ इंडिया में तो आपका कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपके नए साउथ इंडिया से तो ग्रुप्स नहीं आने वाले हैं। अगर 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 अब ये देखिए, पॉलिटिक्स में छिटकने का कारण ये भी होता है कि सामने से ऑपोजिशन क्या पॉलिटिक्स कर रही है। अगर ऑपोजिशन नहीं सफल हुई, अगर उन्होंने अच्छी, मान लीजिए जैसे 14 और 19 की राजनीति में कुर्मी वोटर्स बिहार और उत्तर प्रदेश के और शायद नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। अगर नीतीश कुमार और भूपेश बघेल कुर्मी राजनीति एक अच्छी तरह से खड़ी करते हैं तो जाहिर सी बात छिटक सकता है, पर अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं छिटकेगा। सिर्फ प्रॉमिसेस दे देने से ऐसा नहीं कि आप सारे वोट को साथ रख पाएंगे। नहीं राहुल जी, रुकिए, अगर छिटकने का डर ना होता तो आप इतने प्रॉमिसेस भी नहीं कर रहे। मैं इसी बात को एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ।